एक गांव था जो रेगिस्तान के इन दरमियान आबाद था। चारों तरफ दूर दूर तक रेत ही रेत फैली हुई थी। इस गांव में पानी का वाहिद जरिया एक पुराना कुआं था जो गांव से कुछ फासले पर वाक़ था। गांव की लड़कियां रोजाना इसी कुएं से पानी भरने जाया करती थीं। आयशा इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। साफ शफाफ रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर ऐसी मासूमियत की देखने वाला देखता रह जाए। घर में सिर्फ आयशा और उसकी माँ रहती थी। उसका बाप बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गया था। वो रोज अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर जाती और पानी भरकर वापस आ जाती। आयशा की माँ उसे रोज ताकीद करती थी, मगरिब से पहले पहले घर वापस आ जाना, देर न करना। आयशा हमेशा माँ की बात मानती और मगरिब से पहले वापस आ जाती थी। मगर एक शाम कुएं पर पानी भरते वक्त आयशा की एक सहेली की पायल रेत में गिर गए। सब लड़कियां उसे ढूंढने लगीं। रेत में पायल तलाश करना आसान न था। वक्त गुजरता गया और सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा। जब आखिरकार पायल मिल गए तो सबने पानी भर रहा। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा। मगरिब का वक्त करीब था। अल्लाह, देर हो गई, आयशा ने घबरा कर कहा। वो फौरन कुएं की तरफ लपकी और जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। इसी लम्हे जब उसने डूल पानी में डाला, कुएं के गिर्द मौजूद रेत के अंदर किसी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो कुएं का जिन था। जैसे ही उसकी नजर आयशा पर पड़ी, उसके लिए आयशा सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही, और उसी एक नजर में वो जिन आयशा का दीवाना हो गया। अचानक रेत तेज हवा के साथ घूमने लगी। ऐसा लगा जैसे रेत ने तूफान की शक्ल अख्तियार कर ली हो। कुएं के गिर्द रेत हवा में उड़ने लगी। आंखें खुलना मुश्किल हो गईं। सारी लड़कियां घबरा गईं। किसी ने चीख कर कहा, चलो यहां से, फौरन। सब लड़कियां डरी हुई हालत में अपने अपने घड़े संभाल कर वहां से तेजी से चली गईं। आयशा भी खामोशी से उनके साथ वापस आ गई। घर आकर आयशा बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने कपड़े बदले, खाना खाया और माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया। न उसने कुएं का जिक्र किया और न ही हवा के अचानक तूफान का। रात को जब सब सो गए तो आयशा भी अपने बिस्तर पर लेट गई। अचानक आयशा की आंख खुल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में अंधेरा वैसा ही था, मगर फिजा बदली बदली सी लग रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने आहिस्ता से उसका नाम लिया हो। आयशा। वो फौरन उठकर बैठ गई। कमरा खाली था। दरवाजा बंद था। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद वहम हो, मगर फिर उसे अपने करीब रेत की खुशबू महसूस हुई। ऐसी खुशबू जो सिर्फ कौवे की रेत में होती है। उसका जिस्म सुन हो गया। आयशा ने कंबल ओढ़ लिया और आंखें जोर से बंद कर लीं। मगर नींद उस रात उससे बहुत दूर थी। आयशा की रोजमर्रा जिंदगी बहुत सादा मगर मेहनत से भरी हुई थी। वो रोज सुबह सवेरे उठती, सबसे पहले घर के काम निपटाती, आटा गूंथना, सफाई करना, फिर गांव के करीब मौजूद खजूरों के बागात में खजूरें चुनने और छांटने की मजदूरी करने चली जाती थी। यही इस रेगिस्तानी इलाके की सबसे आम मेहनत थी। मगर उस सुबह जब आयशा की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। आटा पहले ही गुंधा हुआ था। चूल्हे पर नाश्ता तैयार पड़ा था। सहन साफ था। बर्तन धुले हुए थे। कपड़े भी धुले हुए थे। ये सब किसने किया? वो खुद से बड़बड़ाई। उसने फौरन इधर उधर देखा, मगर घर में खामोशी थी। उसे ख्याल आया कि शायद उसकी माँ ने सुबह जल्दी उठकर ये सब काम कर दिए हों। आयशा ने उस ख्याल को अपने दिल और दिमाग से झटक दिया और जल्दी जल्दी तैयार होकर मजदूरी के काम पर निकल गई। मगर जाते हुए एक लम्हे के लिए उसने पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा, और न जाने क्यों उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर गया। वहां कहजोरों के बाग में आयशा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर काम करती थी। सब लड़कियां एक ही जगह, एक ही वक्त में कहजूरें चुनती और टोकरियों में बहरती थीं। जब दिन ढलने लगा तो कहजोरों को तौलने और मजदूरी देने का वक्त आ गया। मालिक ने एक एक करके सबकी टोकरियां तराजू पर रखना शुरू की। जब आयशा की बारी आई तो जैसे ही उसकी खजौरें तराजू पर रखी गईं, सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। आयशा की टोकरी सबसे ज्यादा भरी हुई थी। मालिक ने दोबारा तोल कर देखा, फिर तीसरी बार भी। ये तो सबसे ज्यादा हैं, वो हैरानी से बोला। सहेलियां दंग रह गईं, क्योंकि आयशा ने तो किसी से ज्यादा काम नहीं किया था। खुद आयशा भी साकित खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है।
वो खामोशी से अपनी मजदूरी लेकर वापस चल पड़ी, मगर उसका दिल बेचैन था और जहन सवालों से भरा हुआ। शाम ढलने लगी थी। घर पहुंचकर आयशा ने मजदूरी के पैसे रखे और मां के कहने पर पानी लेने के लिए दोबारा इसी पुराने कुएं का रुख किया। इस बार भी वो अपनी सहेलियों के साथ थी। रीत पर कदम पड़ते ही आयशा को एक अनजानी सी बेचैनी ने आ लिया। जब आयशा कुएं के करीब पहुंची, उसे बार बार लग रहा था कि कोई नर्म और मीठी आवाज में उसका नाम ले रहा है। आयशा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर आयशा ने फौरन डूल पानी में डाल दिया और जल्दी जल्दी पानी भरकर वापस चली गई। चंद दिनों से आयशा के सब काम जल्दी मुकम्मल होने लगे, घर के काम भी और मजदूरी भी। उस दिन जब वो काम से फारिग हुई तो सूरज अभी खासा ऊंचा था। आयशा ने सोचा कि आज सहेलियों का इंतजार करने के बजाय वो अकेली ही पानी भर लाए। वो घड़ा उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था। कुएं के पास पहुंचकर जब वो पानी भर रही थी तो अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो चौंक कर मुड़ी। वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, साफ सिथरा लिबास, पुरसकून आंखें। आयशा घबरा गई। कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज में पूछा। नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी यहां पानी लेने आया हूं। उसकी आवाज में अजीब सी कशिश थी, जैसे आयशा पहले भी कहीं सुन चुकी हो। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर बातों का सिलसिला खुद ब खुद शुरू हो गया। लड़के ने अपना नाम जाफरान बताया और यह कि वो पास के गांव में रहता है। उस नौजवान की मौजूदगी में कुआं भी खौफनाक नहीं लग रहा था। उस दिन पानी भरकर आयशा अजीब सी सोच में गुम घर वापस आ गई और अगले दिन वो फिर उसी वक्त कुएं पर आई। वो नौजवान भी वहां मौजूद था। यूं कुएं पर होने वाली ये मुख्तसर मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदलने लगीं और आयशा अब रोज किसी न किसी बहाने उस नौजवान से मिलने कुएं का रुख करने लगी, ये जाने बगैर कि ये दोस्ती उसकी जिंदगी को किस तरफ ले जा रही है। मगर एक बात अजीब थी, नौजवान कभी भी गांव के दूसरे लोगों के सामने नहीं आता था। आयशा की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। गांव में अक्सर लोग उसके लिए रिश्ते लेकर आने लगे, मगर हर बार आयशा का रवैया अजीब सा होता। कभी वो सवाल पूछे जाने पर खामोश हो जाती, आंखें एक ही जगह जम जाती जैसे किसी और को देख रही हो। कभी ऐसा होता कि बातों के दौरान उसके होंठ हिलने लगते, मगर आवाज ना निकलती, जैसे वो किसी और से सरगोशी कर रही हो। एक बार तो ये हुआ कि रिश्ते वाले सहन में बैठे थे और आयशा पानी देने आई। अचानक उसके कदम लड़खड़ाए और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में कहराम मच गया। जब होश आया तो आयशा कुछ पूछने पर बस यही कहती रही, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर आयशा ने बगैर किसी वजह के कुएं का जिक्र छेड़ दिया। कभी वो अचानक हंसने लगती, कभी बगैर किसी बात के रो पड़ती। रिश्ते वालों को लगा कि लड़की या तो सख्त बीमार है या उस पर कोई साया है। यूं एक के बाद एक रिश्ता खामोशी से खत्म होता गया और तब आयशा की मां को यकीन हो गया कि यह सब आम बात नहीं। इसीलिए उसने एक मौलवी साहब से मशूरा करने का फैसला किया। आयशा की मां ने मौलवी साहब को सब कुछ बताया। मौलवी साहब ने गौर से सुना और फिर कहा, एक जिन तुम्हारी बेटी का आशिक है, इसी कुएं के करीब रहता है और तुम्हारी बेटी के हर काम में शामिल रहता है। इसके दिल में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि कब्जा और दीवानगी भी है। मौलवी साहब ने फैसला किया कि अब अमल के जरिए इस जिन को काबू में करेंगे। एक अली शाम मौलवी साहब कनवे के पास गए और अपनी दुआओं और ऐमाल के साथ जिन को पकड़ने की कोशिश की। कुछ लम्हे के बाद जिन नमूदार हुआ और मौलवी साहब ने उसे सख्ती से कहा, आयशा को छोड़ दे। जिन नहीं माना। वो गुस्से और मोहब्बत के दरमियान उलझा हुआ था। मौलवी साहब ने मजीद कुछ पढ़ा और जिन को कुएं में कैद कर दिया। यूं वो जिन हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया, मगर जाने से पहले वो आयशा के लिए कई ज़ेवरात, कीमती चीजें और दौलत छोड़ गया। ऐसा लगा जैसे मोहब्बत के बदले कुछ दे रहा हो। वक्त गुजरा और आयशा की शादी हो गई। वो खुश है, अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रही है। मगर कभी कभी जब वो खामोश लम्हों में बैठती है तो उसे जाफरान याद आता है।